नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का रात 8 बजे का न्यूज बुलेटिन। क्या दिल्ली में छिड़ गया है ईरान और यूएई के बीच नया कूटनीतिक युद्ध? उधर समंदर में भारतीय जहाज पर हुए हमले ने दिल्ली का पारा क्यों बढ़ा दिया है? क्या ट्रंप और जिनपिंग की मुलाकात से टल जाएगा खाड़ी का महासंकट? और क्या चुनाव आयोग की नियुक्तियों पर अब सुप्रीम कोर्ट कसने जा रहा है शिकंजा? ममता बनर्जी के वकील बनने से लेकर राहुल गांधी की विदेशी फंडिंग के आरोपों तक बुलेटिन में देश और दुनिया की हैं बड़ी खबरें। पहले जान लेते हैं बुलेटिन की 5 बड़ी खबरें। दिल्ली में भिड़े ईरान यूएई, अराक्ची का दावा ईरान पर हमले में शामिल था यूएई। भारत आते ही कुवैत पर भड़के अराक्ची, कहा कुवैत ने ईरानी नागरिकों को बनाया बंधक। समुद्र में भारतीय जहाज पर ड्रोन हमला, 14 नाविकों की बची जान, अब भारत भड़का। मिले ट्रंप और जिनपिंग, दोनों देशों ने हॉर्मुज जलडमरू बंद खोलने पर सहमति जताई। चुनाव आयोग की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट की केंद्र को कड़ी फटकार, उठाए सवाल। अब शुरुआत करते हैं दिल्ली में भिड़े ईरान यूएई से। ईरानी विदेश मंत्री ने दिल्ली में आरोप लगाया कि उनके देश पर हुए सैन्य हमलों में यूएई सीधे तौर पर शामिल था। अराक्ची के मुताबिक जब ईरान पर हमले हुए तब यूएई ने निंदा तक नहीं की। उन्होंने साफ कहा कि अमेरिका और इजरायल का साथ यूएई को सुरक्षा नहीं दे सकता। ईरान का मानना है कि खाड़ी देशों को अपनी विदेश नीति पर दोबारा सोचना चाहिए। दरअसल विवाद तब बढ़ा जब इजरायल ने नेतन्याहू के गुप्त यूएई दौरे का दावा किया। हालांकि यूएई ने इस बात को पूरी तरह से गलत और बेबुनियाद बताया, लेकिन वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट कहती है कि यूएई ने ईरान पर सैन्य ऑपरेशन किए थे। अब इस झगड़े की वजह से ब्रिक्स बैठक के भविष्य पर भी सवाल खड़े हो गए। ईरान और यूएई के बीच बढ़ती तल्खी ने साझा बयान जारी करना मुश्किल कर दिया। भारत की धरती से अराक्ची ने साफ कर दिया है कि शांति के लिए आपसी समझ बहुत जरूरी है। अब देखना होगा कि खाड़ी देशों का ये आपसी विवाद क्या नया मोड़ लेता है। ईरान ने कुवैत पर अपने नागरिकों को अवैध रूप से बंदी बनाने का आरोप लगाकर जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने आरोप लगाया है कि कुवैत ने फारस की खाड़ी में एक ईरानी नाव पर गैर कानूनी हमला किया और 4 ईरानी नागरिकों को हिरासत में ले लिया। अराक्ची बुधवार शाम को ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए भारत पहुंचे। भारत में लैंड करने के कुछ मिनटों बाद ही उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए कुवैत पर अपने नागरिकों को हिरासत में लेने का आरोप लगाया। उन्होंने लिखा, हम अपने नागरिकों की तत्काल रिहाई की मांग करते हैं। हमें जवाब देने का अधिकार है, लेकिन अभी उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। ओमान के पास भारतीय जहाज पर हुए संदिग्ध हमले को भारत ने नाकाबिले बर्दाश्त बताते हुए कड़ी निंदा की। ओमान के समुद्र में भारतीय मालवाहक जहाज हाजी अली पर हमला हुआ। संदिग्ध ड्रोन या मिसाइल हमले के बाद ये जहाज पूरी तरह डूब गया। भारत के विदेश मंत्रालय ने इस घटना की कड़ी निंदा की। सरकार ने इस हमले को पूरी तरह से अस्वीकार करार दिया। ये जहाज सोमालिया से जानवरों को लेकर शारजाह की तरफ जा रहा था। बुधवार तड़के जहाज में एक जोरदार धमाका हुआ और आग लग गई। जहाज के मालिक गुजरात के द्वारका के रहने वाले सुल्तान अहमद हैं। गनीमत यह रही कि ओमान कोस्ट गार्ड वक्त पर मौके पर पहुंच गई। उन्होंने सूझबूझ दिखाते हुए सभी 14 भारतीय नाविकों को सुरक्षित बचा दिया। भारत ने इस मदद के लिए ओमान के अधिकारियों का शुक्रिया भी अदा किया। विदेश मंत्रालय का यह बयान ऐसे समय में आया है जब ईरान सहित ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्री नई दिल्ली में 2 दिवसीय बैठक के लिए जमा हुए हैं। इस बैठक में मुख्य रूप से पश्चिम एशिया में बढ़ते युद्ध, समुद्री सुरक्षा और वैश्विक व्यापार रास्तों पर आ रही रुकावटों के असर पर चर्चा हो रही है। ट्रंप और जिनपिंग ने हॉर्मुज जलडमरू बंद खोलने पर सहमति जताई, जबकि वहां भारत का एक जहाज हमले का शिकार हो गया। दोनों नेता इस बात पर राजी हुए कि हॉर्मुज जल संधि को तुरंत खोलना चाहिए। अमेरिका का कहना है कि ईरान को परमाणु हथियार कभी नहीं मिलने चाहिए। चीन चूंकि ईरान का करीबी है, इसलिए ट्रंप को उससे काफी उम्मीदें हैं। पिछले 2.5 महीने से हॉर्मुज जलडमरू मध्य बंद होने से दुनिया में तेल की भारी किल्लत है। इस बीच हॉर्मुज के पास समुद्र में हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। इसी कड़ी में गुरुवार को ओमान के पास भारत के मालवाहक जहाज पर हमला हुआ और वो डूबा। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयुक्त की नियुक्ति प्रक्रिया में निष्पक्षता की कमी और सरकार के दबदबे पर गंभीर सवाल उठाए। जस्टिस दीपांकर दत्ता ने सरकार से पूछा कि आखिर लोकतंत्र की फिक्र कौन करेगा। उन्होंने सवाल उठाया कि सीबीआई डायरेक्टर चुनने वाली कमेटी में चीफ जस्टिस होते हैं, लेकिन देश में चुनाव कराने वाले अफसर को चुनने में उन्हें बाहर क्यों रखा गया। कोर्ट ने पूछा कि क्या चुनाव को निष्पक्ष रखना लोकतंत्र के लिए जरूरी नहीं। फिलहाल चुनाव आयुक्त को चुनने वाली कमेटी में प्रधानमंत्री और एक मंत्री होते हैं। तीसरा जो मेंबर होता है वो विपक्ष का नेता होता है, जिससे फैसला हमेशा 2 बनाम 1 हो जाता है।
कोर्ट ने कहा कि इसमें कैबिनेट मंत्री हमेशा पीएम की बात ही मानेंगे। ऐसे में तो पूरी नियुक्ति प्रक्रिया पर सिर्फ सरकार का ही कंट्रोल रहता है। सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल ने कहा वो इस पर अंदाजा नहीं लगा सकते। इस पर जज ने कहा कि संसद को कानून बनाने का हक है, लेकिन उसकी व्याख्या हम करेंगे। खबरें अभी और भी हैं जिन्हें आपको जानना चाहिए, लेकिन उससे पहले सत्य हिंदी को लेकर खबर भी जान लेते हैं। अगर आपको सत्य हिंदी का काम पसंद है तो सत्य हिंदी और ज्यादा अच्छा काम करे, उसके लिए आपका सपोर्ट भी जरूरी है। इसके लिए आपको कुछ बड़ा नहीं करना है। पहला कदम तो ये है कि सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड कर लें, जिससे आप ये बुलेटिन, दूसरे वीडियोस और खबर एक ही जगह देख सकेंगे और पढ़ सकेंगे। और आप सत्य हिंदी की मेंबरशिप लेकर भी सत्य हिंदी के काम को सपोर्ट कर सकते हैं। जो आपको आसान हो वो आप कर सकते हैं। तो बुलेटिन में अब आगे देखिए। ईंधन बिजली बचाने के लिए दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला। बंगाल के स्कूलों में अब वंदे मातरम गाना हुआ अनिवार्य। ममता वकील ड्रेस में कोर्ट पहुंची, बार काउंसिल ने मांगा जवाब। और राहुल गांधी की विदेश यात्राओं पर बीजेपी के गंभीर आरोप। दिल्ली सरकार ने ईंधन और बिजली बचाने के लिए वर्क फ्रॉम होम और मंडे मेट्रो जैसे कड़े कदम उठाए। अब सरकारी दफ्तरों के कर्मचारी हफ्ते में 2 दिन घर से काम कर सकेंगे। सीएम ने खुद अपनी गाड़ियों का काफिला 60% तक कम कर दिया है। अब उनके साथ सिर्फ 4 गाड़ियां चलेंगी, जिनमें 2 इलेक्ट्रिक गाड़ियां होंगी। सरकार दिल्ली में मेरा भारत मेरा योगदान अभियान शुरू करने जा रही है। हर सोमवार को मंडे मेट्रो मनाया जाएगा, जिसमें सभी अधिकारी मेट्रो से चलेंगे। जनता से भी अपील की गई है कि हफ्ते में 1 दिन अपनी गाड़ी ना निकालें। सरकार अगले 6 महीने तक कोई भी नई गाड़ी नहीं खरीदेगी। कर्मचारियों का ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी 10% बढ़ा दिया गया है। अगले 1 साल तक किसी मंत्री या अफसर के विदेश जाने पर रोक रहेगी। बिजली बचाने के लिए दफ्तरों में एसी अब 24 से 26 डिग्री पर रहेंगे। पीएम मोदी की अपील के बाद अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए ये कदम उठाए गए हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने सभी सरकारी स्कूलों की सुबह की प्रार्थना में वंदे मातरम गाना अनिवार्य कर दिया। अब सभी स्कूलों में सुबह की प्रार्थना के वक्त वंदे मातरम गाना जरूरी होगा। राज्य की नई बीजेपी सरकार ने इस संबंध में सख्त निर्देश जारी किए। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने खुद सोशल मीडिया पर इस फैसले की जानकारी दी। नए नियम के मुताबिक छात्रों को राष्ट्रगीत के सभी 6 अंतरे गाने होंगे। यह आदेश शिक्षा विभाग के तहत आने वाले सभी स्कूलों पर तुरंत लागू होगा। बता दें, केंद्र सरकार ने हाल ही में इसे राष्ट्रगान के बराबर का दर्जा दिया। अब सरकारी कर्मचारियों और स्कूलों में इसे राष्ट्रगान के साथ गाना अनिवार्य है। इस साल महान लेखक बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के इस गीत के 150 साल पूरे हुए हैं। सरकार ने इस मौके पर संसद में बहस और बड़े कार्यक्रमों का आयोजन भी किया। बंगाल में चुनाव के दौरान भी यह मुद्दा काफी चर्चा में रहा। अब सरकार ने इसे स्कूलों में अनिवार्य कर अपनी प्राथमिकता साफ कर दी। वकील की ड्रेस में कोर्ट पहुंचने पर बार काउंसिल ने ममता बनर्जी के प्रैक्टिस रिकॉर्ड की जांच शुरू कर दी। दरअसल हाल ही में ममता बनर्जी कलकत्ता हाई कोर्ट में वकील की ड्रेस पहनकर पहुंची थी। उन्हें काले कोट और गाउन में देखकर हर कोई हैरान रह गया। अब बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने इस मामले पर सख्त रुख अपनाया। उन्होंने बंगाल बार काउंसिल को चिट्ठी लिखकर ममता का पूरा रिकॉर्ड मांगा। काउंसिल जानना चाहती है कि क्या ममता बनर्जी अभी भी एक रजिस्टर्ड वकील हैं। उनसे पूछा गया है कि मुख्यमंत्री रहते हुए क्या उन्होंने अपनी प्रैक्टिस रोकी थी। कानून के मुताबिक कोई भी व्यक्ति सरकारी पद पर रहते हुए वकालत नहीं कर सकता। बार काउंसिल ने बंगाल से ममता का एनरोलमेंट नंबर और तारीख भी मांगी। बंगाल बार काउंसिल को ये सारी जानकारी 2 दिन के भीतर यानी 16 मई तक देनी होगी। काउंसिल ने यह भी आदेश दिया है कि ममता से जुड़े पुराने रिकॉर्ड में कोई छेड़छाड़ ना हो। लोग अब ये चर्चा कर रहे हैं कि क्या ममता ने नियमों का उल्लंघन किया। राहुल गांधी के विदेश दौरों के खर्च पर बीजेपी के आरोपों को कांग्रेस ने ध्यान भटकाने वाली साजिश बताया। बीजेपी नेता समित पात्रा ने राहुल के विदेश जाने के खर्च पर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने पिछले 22 वर्षों में 54 विदेश यात्राओं पर लगभग 60 करोड़ रुपए खर्च किए। उन्होंने पूछा कि राहुल की कमाई कम है तो विदेश जाने का पैसा कहां से आता है। इस पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने बहुत तीखा पलटवार किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी जानबूझकर लोगों को ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस के मुताबिक देश की आर्थिक हालत और विदेश नीति आज सबसे बड़ी समस्या है। जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री मोदी को कमजोर पीएम बताते हुए कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि चीन के सामने सरकार लगातार घुटने टेक रही है। रमेश ने समित पात्रा पर तंज कसते हुए कहा कि वो मंत्री बनने के लिए ये सब कर रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी के पास अब बात करने के लिए कोई बड़ा मुद्दा नहीं बचा है, इसलिए राहुल गांधी के पुराने दौरों को फिर से उछाला जा रहा है। अभी बुलेटिन में खबरें और भी हैं, आगे देखिए। सस्पेंस खत्म, वीडी सतीशन बने केरल के नए मुख्यमंत्री। नीट पेपर लीक का आरोपी बोला बड़े लोगों को बचाया जा रहा है। भारत ने चीनी के निर्यात पर 30 सितंबर तक लगाई रोक। और
शी जिनपिंग से मिले अमेरिकी कारोबारी, चीन ने दिखाया दम। 10 दिनों के सस्पेंस के बाद आखिरकार केरलम के नए सीएम के नाम का ऐलान हो गया। कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ऐलान किया कि वीडी सतीशन केरलम के नए सीएम होंगे। कांग्रेस ने बताया यह फैसला नवनिर्वाचित विधायकों और गठबंधन के साथियों से सलाह मशविरे के बाद लिया गया। बता दें कि वीडी सतीशन लंबे वक्त से केरल कांग्रेस की पॉलिटिक्स में एक्टिव और प्रभावशाली चेहरा माने जाते हैं। संगठन में भी उनकी पकड़ मजबूत मानी जाती है, इसीलिए पार्टी लीडरशिप ने अब उन्हें केरल का सीएम बनाने का फैसला किया। वीडी सतीशन को केरलम का सीएम बनाए जाने पर सीएम रेस में आगे रहे वेणुगोपाल ने भी पार्टी के फैसले का स्वागत किया। वेणुगोपाल ने कहा कि केरल की जनता ने यूडीएफ को बड़ा जनादेश दिया और उन्हें भरोसा है कि वीडी सतीशन के नेतृत्व में सरकार जनता की उम्मीदों पर खरी उतरेगी। उन्होंने बताया कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने भी पूरे मामले पर चर्चा की और सभी की राय भी ली। वेणुगोपाल ने कहा वो एक सच्चे कांग्रेसी हैं और पार्टी के फैसले के साथ मजबूती से खड़े हैं। उन्होंने साफ कहा कि उनका मकसद सिर्फ केरल में कांग्रेस की सरकार बनाना था और वो कभी पार्टी लाइन के खिलाफ नहीं जाएंगे। नीट पेपर लीक आरोपी ने दावा किया है कि असली मास्टरमाइंड को सरकार और एजेंसियां बचा रही हैं। सीबीआई ने बुधवार को जयपुर से 3 और अन्य जगहों से 2 लोगों को पकड़ा। कोर्ट में पेशी के बाद इन सभी आरोपियों को दिल्ली ले जाया जा रहा था। जब मीडिया ने सवाल पूछा तो एक आरोपी ने चिल्लाकर बोला कि बड़े लोगों को तो बचाया जा रहा है। उसने कहा कि सिर्फ आम लोगों को और छोटों को परेशान किया जा रहा है। इस मामले में जयपुर से मांगीलाल, विकास और दिनेश मिम्बाल की गिरफ्तारी हुई। वहीं गुरुग्राम से यश यादव और नासिक से शुभम खैरनार को भी दबोचा गया। जांच में पता चला है कि पेपर लीक के तार केरल में पढ़ रहे एक छात्र से जुड़े। उसने ही अपने दोस्तों और हॉस्टल मालिक को पेपर के सवाल भेजे थे। अब सीबीआई इस पूरे रैकेट की जड़ तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। सप्लाई की कमी और महंगाई रोकने के लिए भारत सरकार ने 30 सितंबर तक चीनी के निर्यात पर रोक लगा दी। ये पाबंदी कच्ची, सफेद और रिफाइंड सभी तरह की चीनी पर तुरंत लागू हो गई। हालांकि अमेरिका और यूरोप को कोटा के तहत भेजे जाने वाली चीनी पर रोक नहीं है। इससे पहले सरकार ने सोने पर भी इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी थी ताकि विदेशी मुद्रा बचाई जा सके। इस नए फैसले से अब उन व्यापारियों की मुसीबत बढ़ गई है जिन्होंने पहले से सौदे कर रखे थे। शी जिनपिंग की अमेरिकी कारोबारियों के साथ हुई बैठक को चीन की सरकारी एजेंसी शिन्हुआ ने बेहद अहम और सकारात्मक बताया। रिपोर्ट के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने बिजनेस डेलीगेशन का परिचय कराते हुए कहा ये सभी अमेरिकी कारोबारी चीन का सम्मान करते हैं और उसके साथ मजबूत रिश्ता चाहते हैं। बैठक में कारोबारी नेताओं ने कहा वो चीनी बाजार को काफी अहम मानते हैं और वहां अपना कारोबार और बढ़ाना चाहते हैं। शी जिनपिंग ने भी अमेरिकी कंपनियों की तारीफ करते हुए कहा कि चीन के विकास और आर्थिक सुधारों में अमेरिकी कंपनियों की बड़ी भूमिका रही है। उन्होंने दोनों देशों के बीच आपसी फायदे वाले सहयोग को और मजबूत करने की बात भी कही। आज के बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। कल सुबह मिलते हैं 9 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.